नमस्कार, एएनएम न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके साथ दोबारा एक खास मुलाकात लेकर आए हैं। कौन है हमारे साथ? जी हाँ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सुना है आप? दामोदर वैली कॉरपोरेशन की चेयरमैन मिस्टर राम नरेश सिंह। नमस्कार राम नरेश जी। नमस्कार नमस्कार आपको और आपके पूरे एएनएम न्यूज़ चैनल के जितने दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद राम नरेश जी। पहले सबसे पहला सवाल जो मेरा है यह है कि डीवीसी में आने के बाद व्हाट वेर योर इनिशियल प्लान्स, अब क्या करना चाहते थे, खासकर प्राथमिकता क्या थी? जब मैं डीवीसी में आया और जब डीवीसी को मैंने देखा और समझा तो मुझे लगा कि ये अपने आप में देश ही नहीं पूरे विश्व की एक अनोखी संस्था है, जिस संस्था में एक छतरी के नीचे इतने सारे काम हो रहे हैं। आप चाहे वाटर मैनेजमेंट की बात कर लें, जनरेशन की बात कर लें, जनरेशन में भी हम सभी सेगमेंट में हैं, थर्मल में, हाइडल में, रिन्यूएबल में। उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डीवीसी को डिस्कॉम का स्टेटस प्राप्त है। इसके अलावे हम माइनिंग में भी हैं। तो इतने सारे कार्य इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन किसी कारणवश जो हमारी हालत थी, फाइनेंशियल स्थिति थी, हम घाटे में चल रहे थे कॉर्पोरेशन। तो जब मैं ज्वाइन किया तो मेरी तो पहली प्राथमिकता थी कि इस कॉर्पोरेशन को टर्न अराउंड करना है, घाटे से इसको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए। तो आने के बाद मैंने फिर अपनी प्राथमिकताएं उसके अनुसार निर्धारित किया। सबसे पहले जो मुझे लगा कि यहाँ हमारे मैन पावर इतने सक्षम अधिकारी और कर्मचारी दामोदर घाटी निगम में हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक समन्वय का अभाव मुझे नज़र आया, जिसको कि कोऑर्डिनेशन कहिए, जिसको कि टीम वर्क कहिए, इसका मुझे कहीं ना कहीं अभाव लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनके अंदर टीम अच्छे से तैयार करूं, टीम स्पिरिट डेवलप करूं, सिनर्जी लाऊं, तो दे कैन डू मिरेकल। और मैं द डे आई ज्वाइन डीवीसी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, हाउ टू ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड क्लोजर। कुछ जो डिपार्टमेंटलाइज हो गए थे, सेगमेंट टाइप का काम हो रहा था, लोग बटे हुए थे, तो मेरा एक ही था कि उनको कैसे आपस में मिलाना है, जोड़ना है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि तालमेल और उनको सबको मिलके कि हम सब में हम जो शक्ति है, अगर हम एक साथ मिल जाते हैं तो हम कोई भी चैलेंज जो है उसको हम पार कर सकते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और हमने यही काम लोगों के अंदर और लोगों को साथ, और मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विथ ऑल द पीपल। आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग मीन्स हम लोगों को बैठा के, लोगों को आपस में बात करके, और कोई भी चीज़ आप थोप नहीं सकते हैं। जो भी मेरे दिमाग में था, मैं लोगों से, आई बिलीव इन कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड कंसल्टेशन एंड टेकिंग एवरीबडी टुगेदर। whatever decision we are taking, I want to bring everybody in that process of taking decision, so that he must feel that yes, I am also a part of the system. तो ये चीज़ अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर ला देंगे कि अरे मेरे को भी पूछा जा रहा है, मेरी भी राय अहमियत है और मैं भी इस डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट हूँ, तो वो क्या होता है, तब वो आदमी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना शुरू करता है। तो इस जो तालमेल की, तो एक आप मान रहे हैं कि आपके आने से पहले एक तालमेल की अभाव थी जिसने आपने पूरा किया? हाँ, मतलब क्या था कि थोड़ा सा कमी थी, अभाव कमी थी, अभाव नहीं बोलिए, कमी थी जिससे आपने पूरा किया। तो इससे जुड़े मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो पावर जनरेशन था, जो आप ज्वाइन किए, उस टाइम की पावर जनरेशन तो मेन सेक्टर हो गया ना डीवीसी का, तो ये अभी आज की स्थिति में खड़े होकर हम लोग कहाँ खड़े? यस, जब मैं आया तो 2 प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हमारा एक प्लांट है, आप जानते हैं, रघुनाथपुर जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है।
रघुनाथपुर पावर प्लांट में मैं देखा कि काफ़ी कम उत्पादन हो रहा है, उसका पीएलएफ काफ़ी कम चल रहा है। तो जब अंदर गया तो देखा कि वहाँ कोयले की आपूर्ति जिस ढंग से होनी चाहिए, कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। दूसरा, कुछ उसमें डिज़ाइन का भी इशूज़ है, प्रॉब्लम्स है, जिसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो कोयले की आपूर्ति करने के लिए रेलवे लाइन बनाने का काम था। वो कायम रेलवे लाइन बन रहा था, काफ़ी हद तक बन गया था, लेकिन कुछ पोर्शन आरओडब्ल्यू के प्रॉब्लम के चलते रुका हुआ था। तो मैं आने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि उस लाइन को मैंने सोचा कि जैसे भी हो जल्द से जल्द पूरा करना है, और वो हम लोग कर पाए। बहुत कम दिनों में ही हमने लाइन को बना दिया। तो लाइन बनाने से क्या हुआ कि पहले कोयला केवल ट्रक से आता था, रोड से आता था, जिसके चलते पूरी मात्रा में जो हमारी ज़रूरत थी, आवश्यकता के अनुसार कोयले की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। रेल लाइन बन जाने से रेक से, ट्रेन से भी आना शुरू हो गया, रेक के थ्रू, तो कोयले की उपलब्धता को हमने बढ़ाया। तो उससे क्या हुआ, हमारा जनरेशन बढ़ा वहाँ पर। दूसरा, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड था इश्यूज, उसको भी हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ओवरऑलिंग कराया उस प्लांट का, और डिपार्टमेंटल, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे इंजीनियर्स कितने काबिल हैं कि वो चाइनीज़ यूनिट है, और चाइनीज़ के बिना फिजिकल सपोर्ट के हमारे इंजीनियर्स ने पहली बार कमीशनिंग के पहली बार उस यूनिट का ओवरऑलिंग किया, और उसके अंदर जो जो समस्याएं थी उसको ख़त्म किया, और आज जो है यूनिट 100% पीएलएफ पे चल रहा है। तो ये काम हुआ। दूसरा जो क्या था कि बेजिया हमारा सबसे बड़ा प्लांट है बांकुरा में, वहाँ 2340 मेगावाट है। वहाँ भी स्थिति थी कि सारे यूनिट्स नहीं चल रहे थे, तो वहाँ भी हमने सारे यूनिट्स को चलाया। उनके जो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड इश्यूज थे उसको मैंने एड्रेस किया। तो करा के जो समस्या जनरेशन से आ रही थी, और वो हमने दूर किया। और आपको यह जान के खुशी होगी कि जब मैं ज्वाइन किया था 2021 में, तो 21-22 का जो जनरेशन हुआ उससे कहीं ज़्यादा 22-23 में, 21-22 का जनरेशन जो है वो हुआ था हमारा 38 बिलियन यूनिट, और ये 22-23 का जो जनरेशन है 43 बिलियन यूनिट, जो सबसे ज़्यादा, जो आज तक के हिस्ट्री में, डीवीसी के हिस्ट्री में इतना ज़्यादा जनरेशन डीवीसी ने नहीं किया। और करीब करीब अगर आप पीएलएफ के टर्म में देखेंगे तो 75%, उस साल 68-69% था, 75%, 6% हमने पीएलएफ भी बढ़ाया। तो ये जो आप दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जनरेशन आपने किया है, यही किसी की बात कर रहे हैं कि 43 बिलियन यूनिट आपने किया। तो इससे आपको रेवेन्यू भी बढ़ा। यस। तो क्या हुआ, जब जनरेशन हमने किया और हुआ, तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारा इस साल का 22-23 का अभी तो बड़ा ऑडिट चल रहा है, लेकिन जो प्रोविजनल अनऑडिटेड फिगर है वो करीब करीब हमें लग रहा है 24,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हो रहा है, जो उस समय 18,000, 17,000, 18,000, 19,000 करोड़ पे था। तो रेवेन्यू भी हमारा काफ़ी बढ़ा। तो रेवेन्यू बढ़ा। दूसरी चीज़ हुई कि जनरेशन बढ़ा, और कुछ एक्सपेंडिचर पर फ्रंट पर भी हमने काम किया। देखिए, साधारण सा मैथमेटिक्स है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपका लाभ कैसे होगा, आप कितना अर्न कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, अर्निंग माइनस योर एक्सपेंडिचर। तो दो फ्रंट पर हम लोगों ने काम किया, अर्निंग्स को बढ़ाने का काम किया और एक्सपेंडिचर को भी घटाने का काम किया। जहाँ जहाँ हम एक्सपेंडिचर को, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स थे, जहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा था या किसी कारण से, उस चीज़ों पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। और जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो एक एक बूंद पर हमने ध्यान दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यहाँ जब आप पहले आते तो ये ऑफिस हमारा CISF वाज मैंडिंग। जी। मैं आने के बाद आप देखेंगे अब CISF नहीं है, हमारा DGR से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा यहाँ ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि हम ऑफिस में CISF लगा हुए, लेकिन कॉस्ट वाइज देखिएगा तो कॉस्ट वाज अराउंड 7-8 times more than what today we are incurring in the security expenditure. So just I want to give a small example कि मैंने किस किस जगह
अटैक किया, छोटे से लेके बड़े जगह पर, और हम लोग कोशिश किए कि हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें, कम करें, और उसमें हम लोगों को सफलता मिली। अभी पूरी नहीं मिली, हम लोग इट्स ए प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप आगे बढ़ रहे हैं आगे करने तो का। जिसमें आप एक पावर जनरेशन बनाया है, एक रेवेन्यू जनरेशन बनाया है, और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के बाद, एक्सपेंडिचर कंट्रोल मतलब ईच पेनी आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को आप अर्न ही कर रहे हैं, आप अर्न ही कर रहे हैं। चलते चलते इस साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि साथ में आप बंगाल और झारखंड दो सरकार के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक नेताओं के साथ डील कर रहे हैं, खासकर डीवीसी जहाँ पे है, काफ़ी सनसनीखेज सेंसेशनल एरिया है, उस जगह को सब मानते हैं चारों तरफ से। तो इसमें आप पर कोई दबाव, आप पर कोई ये कि आप हमारे लिए काम करिए, या पॉलिटिकल प्रेशर जो कहते हैं? एक्चुअली मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैं दोनों सरकार को, हमारे 3 पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट हैं, 2 तो राज्य सरकार है, बंगाल की सरकार है और झारखंड सरकार है, साथ में केंद्र सरकार है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, मैं मानूंगा कि हमें तीनों सरकार का फुल सपोर्ट, फुल कोऑपरेशन और उनका गाइडेंस मिलता है। ये तो जब, क्योंकि 3 सरकार अलग अलग है, लेकिन फिर भी चाहे बंगाल की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, तो है ही, हम लोग केंद्र के सरकार के अधीन है, मेरा डायरेक्ट रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है, और झारखंड की सरकार हो, दोनों सरकार, राज्य सरकार की जब बात करें, दोनों सरकार से हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार चलती है, कोई पार्टी आता है, नेता, राजनीति एक अलग विषय है, हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अपने को पब्लिक का सर्वेंट मानते हैं, हमें जो दायित्व दिया गया है वो पब्लिक की सेवा करना है, तो हम अपने काम को ही करते हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स और पार्टी में ना हम लोग रहना चाहिए और ना रहते हैं, ये हमारे इससे अलग का विषय है। और दूसरा मेरा मानना है, पता नहीं ये भी है, मैं अपने जीवन में इसको अपनाया हूँ, कि अगर आपका व्यवहार सही है, आप अच्छे मानसिकता के लोग हैं, तो दुनिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो मैं यहाँ आपका कहना सही है कि जब मैं ज्वाइन किया था तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था कि झारखंड सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना, बंगाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना, लेकिन मैं इस काम में सफल हुआ हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है उस सरकार का है कि जिन सरकार के साथ हम लोग क्योंकि कोई भी समस्या जो है कहीं भी खड़ा होती है तो उसमें है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जब होता है तभी बातें बिगड़ती है। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि हर लेवल पे कम्युनिकेशन चैनल बना रहे, अगर कुछ कहीं समस्या है तो जाके लोगों से बात करें। और मैंने देखा है दोनों सरकार में कभी भी कुछ इस तरह की बात हुई है, समस्या हुई है, तो हम लोग तो अधिकारी में बात करते हैं। तो अधिकारी के स्तर पर जब भी हम लोग गए हैं, चाहे वो बंगाल सरकार हो, पावर सेक्रेटरी के स्तर पर गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर गए हैं, चाहे झारखंड सरकार हो, उन लोगों का हमेशा सहयोग मिला है, सकारात्मक सहयोग मिला है और लोगों ने सहयोग किया है और समस्या का हम लोग आपस में मिलकर समाधान निकाले हैं। तो मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज के डेट में हमारी किसी राज्य सरकार से कहीं कोई हमारा मतभेद नहीं है और कहीं हम लोग पूरा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे वातावरण में हम लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बंगाल के जनता का भी सेवा कर रहे हैं, झारखंड की जनता का सेवा कर रहे हैं और उसी सेवा करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो बंगाल सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीवीसी पानी छोड़ता है और जिससे बाढ़ आ जाते हैं, गांव खत्म हो जाता है। तो इस पर लगातार मुख्यमंत्री ने बातचीत किया, कुछ समाधान निकालने की कोशिश भी कर रहे थे, तो और डीवीसी का भी की तरफ से उंगली उठे थे कभी। इस पर कुछ इस पर मैं ये बताऊंगा कि जो ये दामोदर घाटी का जो पानी का जो मैनेजमेंट होता है, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, DVRRC बोला जाता है उसको। और DVRRC जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस बॉडी का, उसके चेयरमैन CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के मेंबर रिवर मैनेजमेंट होते हैं और उसमें बंगाल के चीफ इंजीनियर इरिगेशन रैंक के, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है बंगाल का, उनके चीफ इंजीनियर मेंबर हैं,
जो झारखंड गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके चीफ इंजीनियर मेंबर हैं, और हमारे भी जो चीफ इंजीनियर वाटर मैनेजमेंट के हैं वो उसके मेंबर हैं, और एक उसका मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि CWC के पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल। और ये लोग जब बाढ़ का समय आता है, जब बरसात का समय आता है, जनरली समस्या तो बाढ़ के समय की आती है, तो ये लोग इसको रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं कि पानी कितना आया, पानी कितना छोड़ना है, क्योंकि डैम की भी सुरक्षा एक प्राइम इम्पॉर्टेंस चीज़ है। क्योंकि अगर मान लीजिए डैम में खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए तो उसकी क्या विभीषिका होगी, ये कल्पना से परे की बात है। तो वो भी एक उनका मुद्दा रहता है कि डैम भी सेफ रहे, साथ साथ पब्लिक को, जनता को कम से कम परेशानी का समस्या का समाधान, मतलब सामना करना पड़े परेशानी का। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रख के वो लोग डिसाइड करते हैं कितना पानी रखना है, कितना पानी छोड़ना है। और उस ये मैं एक बार आपसे ये करूँ, ये CWC डिसाइड करते हैं? नो, ये DVRRC डिसाइड करते हैं। इसके मेंबर्स बंगाल के भी हैं, DVC के भी हैं, झारखंड के भी हैं। तो ये DVC का कि डिसाइड कितना पानी छोड़ना है ये DVC अकेला डिसाइड नहीं करता है, ये कमिटी डिसाइड करती है, जो हम रेगुलेटरी कमिटी जिसका हम DVRRC नाम है वो कमिटी करती है, जिस सबसे समन्वय और संपर्क करके, जिसमें कि कंसेंट दोनों स्टेट्स का भी रहता है और उसमें बंगाल के भी लोग रहते हैं। तो ये कह देना, अच्छा हाँ, DVC क्या करता है, जब वो, चूँकि डैम का ऑपरेशन मेंटेनेंस हमारे हाथ में है, तो जब वो बोलते हैं कि आप इतना क्यूसेक पानी इतना बजे से इतना बजे तक छोड़ेंगे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो DVC करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। बट वी आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट वी आर एक पार्ट है। हाँ, ऑल पीपुल द स्टेक होल्डर्स DVRCC करते हैं, हाँ, दे आर इन्वॉल्व। अच्छा, अब उसमें इस जो पानी छूटता है उसका पूरा एक मैनुअल है, वो मैनुअल बना हुआ है, और वो क्या है कि उस मैनुअल के हिसाब से क्या आपका किस तरह का नोटिस जाना है, उसका अलार्म बोलते हैं उसके, कि रेड लेवल का होगा, ग्रीन लेवल का होगा, येलो वार्निंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो सबों के द्वारा वेटेड, DVRRC के द्वारा, CWC के द्वारा वेटेड सारा प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर के हिसाब से वो छोड़ा जाता है और उसका सब प्री इंफॉर्मेशन सबको दिया जाता है, सारे कलेक्टर्स को, SP को, यहाँ के हेडक्वार्टर के पदाधिकारी को। एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया जाता है, मेल में दिया जाता है, DVC के वेबसाइट में उसको छापा जाता है। तो अब मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैंने आपको केवल प्रक्रिया समझा दिया, जबरदस्त आपने पूरा प्रक्रिया को समझाया, जो इसमें खासकर लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए ये केवल ये कहना कि DVC छोड़ देता है, मैं समझता हूँ DVC के प्रति न्याय नहीं। तो इस सिलसिले में कोई समाधान निकला है इस मामले में? इसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा इसको बातचीत करके, हमने लास्ट ईयर भी शुरू किया था, पर ये बाढ़ के पहले हम प्रेस के भाई के मीडिया लोगों को भी लास्ट ईयर भी बुलाए थे, इस साल भी हम बुलाएंगे। हमने बोला आप जाके हमारे डैम भी घूम के आइए, सारा प्रोसेस बताते हैं, और प्रेस मीडिया के द्वारा भी जनता को हम लोग बताने का काम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ निकाला था कि क्या प्रोसेस है, कि कैसे हम लोग करते हैं, और राज्य सरकार के भी सुझाव आते हैं। जैसे आज ही संजोग अच्छा है कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आज ही बंगाल के चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, इसमें DVRRC हमारे मेंबर भी गए थे, हमारे जो चीफ इंजीनियर ED सिविल है मैथन में वो भी गए थे, सारे लोग आए थे, और उसमें इसके ऊपर भी बात हुई है। लास्ट ईयर भी कुछ सुझाव बंगाल गवर्नमेंट से आया था कि जब पानी के समय, बरसात के समय डैम का क्या लेवल रखा जाए, उसके हिसाब से हम लोग ओपन हैं, आपस में बातचीत करके। लास्ट ईयर भी जो उनका सुझाव था DVC ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज की मीटिंग में भी ये बात हुई कि जो भी सुझाव होंगे कुछ इस तरह के करने के लिए, उसको हम लोग
खुले दिमाग से, क्योंकि सर देखिए जनता के प्रति मेरी भी जवाबदेही है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी किसी एक भूल से और गलती से जनता को तबाही हो, वो मुझे भी बहुत तकलीफ होगा इस तो बात। इसका कोई नियोजित समाधान मिलेगा, कोई एंड रिजल्ट? इसमें क्या हुआ, अब इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब दामोदर घाटी का जब ये हुआ और इसके फ्लड कंट्रोल की बात हुई तो कुल 7 डैम बनाने थे टोटल, लेकिन बना 4 डैम, 3 डैम नहीं बन पाया। कालांतर में बाद में तेनूघाट डैम बना। अब जब 4 डैम भी बने तो जितना उसका फ्लड मॉड्यूलेशन के लिए जो डैम का रिजर्वायर कैपेसिटी होना चाहिए वाटर को, वो नहीं है, वो भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं? 70% ही बना, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, लैंड की आवश्यकता है कि लैंड जितना रहेगा तो वो सबमर्जेंस एरिया हो जाता है। तो लैंड एक्विजिशन का जो उस समय प्रॉब्लम हुआ होगा, तो फिर हुआ कि नहीं जितना लैंड हो गया उसी के ऊपर बनाया जाए। तो 4 डैम बने 7 की जगह पर। 4 भी जो बने वो पूरे कैपेसिटी के हिसाब से नहीं बने, तो एक तो वो समस्या रही जो कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन की प्रॉब्लम। दूसरा क्या हुआ कि तेनूघाट तो बन गया डैम, लेकिन तेनूघाट में फ्लड मॉड्यूलेशन के लिए जो रिजर्वायर का जो होना चाहिए वो नहीं है वहाँ पर उनके यहाँ, चूँकि उनके यहाँ भी वही लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो गया। हाँ। तो क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल से पानी जब बढ़ जाता है वहाँ, तो उनको छोड़ने के सिवा वो उसको वहाँ ठहरा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो अब वो पानी कैसे आएगा? देखिए इत्तेफाक से हम जहाँ बैठे हुए हैं बंगाल, ये डाउन स्ट्रीम में आता है, तेनूघाट अप स्ट्रीम में है। तो पानी तो ऊपर से नीचे ही आता है, नीचे से ऊपर तो आप पानी ले नहीं जा सकते, तो ऊपर से नीचे पानी का होता है। तो एक तो वो हुआ कि तेनूघाट के पास पानी को रोकने के लिए बाढ़ के समय क्षमता नहीं होने के कारण वहाँ से पानी आता है। पानी आके फिर कहाँ आता है? हमारे पंचायत के थ्रू फिर डाउन स्ट्रीम में इसी में आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो डाउन स्ट्रीम के जो कैनाल्स है उसमें भी कुछ सिल्टेशन की समस्या है, कुछ जो है इंक्रोचमेंट की संख्या। आप जाएंगे कभी इसमें तो लोग घर बना लिए हैं, लोग इंक्रोच कर लिए हैं। तो क्या होगी, कैनाल का भी जो 2.5 लाख क्यूसेक की जो क्षमता थी वो अब रिड्यूस हो गई है इसके कारण। और दूसरा क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम में खाली नदी का पानी नहीं आता है। मान लीजिए गांव में पानी बरसात बहुत हो गया तो गांव घर तालाब भर के पानी कहाँ जाएगा? पानी फिर इसी कैनाल में आता है। तो एक तो ऊपर का फ्लो है ही, साथ साथ जो आसपास के गांव कस्बे शहर से जो पानी निकल रहा है वो पानी सब जाके इसमें आता है, और तभी जो है समस्या गंभीर हो जाती है। तो हमारे हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और कैनाल वगैरह जो है आपको पता होना चाहिए कि दुर्गापुर बैराज और कैनाल जो है 1964 में ही डीवीसी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। तो इसका रखरखाव, इसका सब कुछ बंगाल गवर्नमेंट के पास है। तो फिलहाल बातचीत के ऊपर ही पूरा जो दारोमदार है ये बाढ़ की स्थिति का और इसका समाधान निकालने का। मैं दूसरा चीज़ों में जाऊंगा। ये है कि टूरिज़्म, डीवीसी का एक बहुत बड़ा अंकुश रहा है टूरिज़्म पर, नज़र रहा है टूरिज़्म पर। और माइथॉन जो है ना सिर्फ बंगाल की मगर कि झारखंड और देश के जो इस हिस्से के लोग माइथॉन जाते हैं, पंचर डैम जाते हैं। तो इस विषय में आपका कुछ प्लान्स हैं? आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। हम लोग जब मैंने कहा कि हमने अपने बिजनेस जो हम कर रहे हैं उस पर तो हमने ध्यान दिया ही। हमने एक आने के बाद एक कंसल्टेंट लगाया था जो कि हमारा बिजनेस प्लान 2030-2040 में क्या विज़न क्या होना चाहिए डीवीसी का, तो उन्होंने भी इस तरह के सुझाव दिए हैं कि डीवीसी को टूरिज़्म में भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और मेरे दिमाग में भी ये बात थी, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ पंचायत में और ख़ास और मैथन में और ख़ास करके विंटर सीजन, तो जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है वहाँ पर आप देखेंगे तो लगता है कि यहाँ अगर कुछ करने की आवश्यकता है।
करके हम और इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो हमारे प्रायोरिटी में है और हमने उस संबंध में काम भी शुरू कर दिया है। काम हमने शुरू किया है कि कैसे यहाँ पर इको टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। तो मैथन में हमारा एक याच क्लब करके होता था पुराना, वो अभी बंद हो गया है। अभी हमने उसको एक पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे कि भाई आप हाँ पीपीपी की आप इसको डेवलप भी करिए, इसको ऑपरेट भी करिए, फाइनेंसिंग भी करिए और मेंटेन भी करिए। वो मॉडल पर हमने उसको यूआई कर दिया है। कुछ पार्टीज़ उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आए भी, उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो वो जब हो जाएगा तो वहाँ पे हम बहुत कुछ करना है। जैसे कि हम उसमें चाह रहे हैं कि हाउस बोट रूम्स हो जाए, वाटर बंगलोज बना दें, फॉरेस्ट विलाज बना दें, मल्टी क्वेश्चन रेस्टोरेंट रहेगा, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पर। इसके बाद रिजुनवेटिंग सेंटर हो जाए, योगा सेंटर, इस तरह का। आप देखते हैं मेडिटेशन, आजकल क्या होता है कि बहुत कॉरपोरेट हाउस वाले चाहते हैं कि इस तरह की जगह पे वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेजते हैं कि थोड़ा 8 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए स्ट्रेस रिलीफ के लिए, कि स्ट्रेस रिलीफ भी हो उनका, योगा हो, मेडिटेशन हो और कुछ ट्रेनिंग भी उनका मैनेजरियल स्किल बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के सेंटर भी हम वहाँ पर खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा यूआई ऑलरेडी निकल गया है, तो हम टू स्टार्ट विथ ये करना। दूसरा हम चाह रहे हैं कि अपने चारों डैम को एक टूरिस्ट सर्किट, डीवीसी टूरिस्ट सर्किट बनाना, जिससे कि मान लीजिए कि अगर उसमें हम जो उसके आसपास के हिस्टोरिक प्लेसेस हैं और जो रिलीजियस प्लेसेस भी हैं उनको हम उस सर्किट में जोड़ें और हम ऐसा टूरिस्ट ऑपरेटर को हम करें कि जैसे मान लीजिए कलकत्ता में टूरिस्ट आएंगे, कलकत्ता से उनको रिसीव करें एयरपोर्ट से, फिर उनको घुमाते हुए इधर से लेते हुए और चाहे तो लास्ट में हमारा जो तिलैया डैम करते हुए फिर रांची एयरपोर्ट से उनको हम रवाना कर दें, फिर वहाँ के अगल बगल के भी कुछ जो स्थान है दिखा के कर दें। तो ये 4 दिन 5 दिन का एक सर्किट रहेगा ये करके। तो इस पे भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, इसके लिए भी हम पार्टनर खोज रहे हैं। हमने इवन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी बात चल रही है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वहाँ पर फिशरीज़ वगैरह को भी डेवलप करने के ऊपर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज से भी हम बात कर रहे हैं। उनका कुछ केज फिशिंग ये सब करने का उनका होता है, तो उसको हम लोग कैसे बढ़ावा दें। तो वहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव्स को बना के उनके थ्रू अगर हम आज वो फिशरीज जो हो रहा है अगर उसमें को हम और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो उनकी जो शेयरिंग करें उसमें प्रॉफिट शेयरिंग तो उनका बढ़ेगा, डीवीसी को भी कुछ लाभ होगा। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं, फिशरीज के ऊपर में, ये आपका टूरिज्म के ऊपर में। तो ये सब नया नया एरिया है, जगह का छवि बदलने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पे जो है हमने यूआई वगैरह निकाल दिया है एंड इस साल तक हम लोग इसको कुछ स्वरूप दे देंगे। तो कब तक आपका उम्मीद है कि ये आप ये टूरिज्म सर्किट चालू कर पाएंगे? हम बता रहे हैं इस साल के अंत तक हमको रूप देने का हम लोग रखा है, अपना टारगेट बस ही रखा है। तो आपने बहुत सा चीज़ विस्तार से हमें बताया, खासकर काफ़ी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हमारे जानकारी में नहीं थे। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे जाकर डीवीसी का प्लान क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्योंकि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब उसमें ग्रोथ हो और समय के साथ अपने को परिवर्तित करे। अगर टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो हमको न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, चेंजेस को भी अडॉप्ट करना है। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसमें है कि हमको पहला है कैपेसिटी एडिशन करना है। आज हमारी कुल उत्पादन क्षमता करीब करीब 7,000 मेगावाट की है। जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, और प्लान ही नहीं बनाया है, मुझे खुशी है आपसे कहते हुए कि जिसका प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो हमारी कुल उत्पादन क्षमता 2030 तक करीब करीब 15,000-16,000 मेगावाट हो जाएगी। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि वी विल बी डबलिंग आवर कैपेसिटी नेक्स्ट अनदर 3-7-8 years. So that is the bigger plan, and that will be combination of brownfield thermal, then renewable,
that Prime Minister has got a vision of 500 gigawatt renewable energy by 2030. So DVC also wants to contribute in that mission, and in that process we are going to add around more than 2500 megawatt of solar, including ground mounted as well as floating solar. We have got 4 big dam, and there the total potential will be around 2000 megawatt. So there also we are working. Already 310 megawatt tender has been floated. So that is another year. Then we are going to have 2 pump storage power plants, one in Lugu Pahar in Bokaro and another in Panchet in West Bengal. Total capacity 2500 megawatt of the pump storage. So brownfield thermal, solar and pump storage. So all together our capacity will be around 15,000 16,000 megawatt. Then with that we have to augment and increase our transmission and distribution network. I was talking to distribution segment. Before that, when I joined, we were supplying power to industries at the voltage level 33 kV. After when I joined, I have started supplying power at 11 kV also. So now many consumers are coming at 11 kV, and we have got a very vast plant 11 kV. Even below that we are going. तो वो हो जाने से हमारे कंज्यूमर बेस भी बढ़ रहे हैं, तो हम उसको करेंगे। प्लस इतना जो जनरेशन कैपेसिटी आएगा उसके इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसमिशन भी करेंगे। तो वो सारा प्लानिंग में है और सब कुछ हमारा काम चल रहा है। कहीं पे हमारा डीपीआर बन गया, कहीं हमारा टेंडरिंग स्टेज में आ गया, तो वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब, तो वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ में अभी हम ईवी चार्जिंग में भी हम जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने एक चार्जिंग स्टेशन बना दिया है मैथन में, 5 चार्जिंग स्टेशंस के ऑर्डर हो गए हैं, 2000 अंडर इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ आप अभी सोचे होंगे कि बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग। वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव आवर फुटप्रिंट इन दोज न्यू टेक्नोलॉजीज। उसके लिए भी हमारा जो है काम चल रहा है, योजना चल रहा है, उसमें भी हम पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका हम बाद में वृहत रूप देंगे। तो इन सारी चीज़ों पर अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द डाइवर्सिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और फिशरीज वट एवर, ये सब मिला के आप एक तस्वीर बना के आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी, ये सारा जो है भविष्य में रहे और ऊंचाई तक जाए, लोग इसका अच्छा नाम हो, अच्छा काम करे। और देश के निर्माण में डीवीसी 75 साल से योगदान दे रहा है, खास करके इस क्षेत्र में, तो उसको और भी आने वाले दिनों में ज़्यादा बुलंदी के साथ हम लोग उसको काम करें, जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें। और आप जानते हैं कि पावर जो है कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिना पावर का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको इस काम में लगाया है कि हम इस पावर के द्वारा देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसमें पावर की जो टैरिफ है उसको बढ़ने की कोई संभावना? देखिए, पावर टैरिफ जो है हमारे यहाँ सिस्टम है, उसके लिए कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन है, रेगुलेटरी कमीशन। तो देखिए, टैरिफ बढ़ता है जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉइज कॉस्ट बढ़ेगा, तो लाजमी है कि पावर टैरिफ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन उसी रेंज में बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत एब्रप्ट बढ़ता है। आपको उम्मीद है कि सामने आने वाले दिनों में पावर टैरिफ बढ़ने का संभावना है? बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पैसे में 2, 4, 5, 10 पैसा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है पावर टैरिफ। तो जो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि हमारे सरकार का, हम लोगों का भी है कि पावर की 24/7 उपलब्धता विथ अफोर्डेबिलिटी, हमारी जनता उसको खरीद सके, लोग खरीद सके, तो कॉस्ट पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। और जब ये रिन्यूएबल का ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तो कॉस्ट घटेगा आने वाले दिनों में। ये आप सबसे बड़ी बात कही है कि 24/7 अवेलेबिलिटी विथ अफोर्डेबिलिटी, या कि जनता के पास जनता खरीद सके और पावर हमेशा मिल सके। यही उद्देश्य है हमारा और हमारे मंत्रालय का और सारे सरकार का, कि इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। तो सिंह साहब, आपने बहुत सा बड़ी बात कही है, मगर जनता के आश्वासन के लिए कि पावर की टैरिफ बढ़ने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा है नहीं। और
डीवीसी की मानना यह है कि 24 घंटा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बने रहे और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी रहे। धन्यवाद सिंह साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए। आप देखते रहिए एएनएम न्यूज़ और आने आने दिनों में ऐसा ही कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेके आपके सामने हम लोग फिर खड़े होंगे। नमस्कार। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।